हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो मिशन 100 चल रहा है, जिसके तहत आज हमारा थर्ड डे पर ये डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या रोल है, आईयूसीएन क्या है। देन उसके बाद हम चलेंगे जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं उनका किस तरीके से संबंध है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीसीएस लाइक जो टर्म वो फैक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो याद करेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको सेंसिटिव जोन्स क्या हैं। देन उसके बाद नेशनल पार्क्स जो आपको इस वीडियो के लिए, इस डे के लिए, डे 3 के लिए आपको याद रखने हैं, वो नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू कन्वेंशंस जो कि पॉल्यूटेंट्स और बायोडाइवर्सिटी वाले कन्वेंशंस हैं। ओके, सो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, ध्यान से देखना एंड देखना ही देखना है। अगर आप मिशन 100 में आपने पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको देखना ही देखना है, देयर इज़ नो अदर चांस, क्योंकि पीडीएफ में बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, इसलिए एंड तक देखना ही देखना। और मैं तो कहूँगा कॉपी पेन लो, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ओके, सो ध्यान से देखो। सो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है, PAN। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं, ठीक है। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। आईयूसीएन के बेसिकली आईयूसीएन ने ही 4 कैटेगरीज दी हैं, उसको हम आगे देखेंगे ये 4 कैटेगरीज कौन सी हैं। वहीं से हमने ये 4 कैटेगरीज निकाली हैं। कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क्स, कैटेगरी 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कैटेगरी 5 में आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, एंड कैटेगरी 6 में आते हैं कम्युनिटी रिजर्व। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम आगे देखते हैं। एक बात याद रहे, इन चारों में, इस किसी भी कैटेगरी में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसी एरिया के वाइज नहीं होगा कि नेशनल पार्क बड़े होंगे वाइल्ड रिजर्व छोटे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। हो सकता है कि कम्युनिटी रिजर्व जो कैटेगरी 6 में आ रहा है वो उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो और जो नेशनल पार्क्स है उसका साइज़ भले ही इतना बड़ा हो, या हो सकता है कि नेशनल पार्क इतना बड़ा हो और बायोस्फीयर रिजर्व छोटा हो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज, इट इज़ जस्ट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कितना है। मतलब मैं वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकता हूँ या नहीं, मैं वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकता हूँ या नहीं, मैं वहाँ आसपास कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, रोड वोड डाल सकता हूँ, पार्क बना सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, जो भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटी के हिसाब से वो है। सो कैटेगरी 2 नेशनल पार्क, 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 5 में कंजर्वेशन रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व और 6 में कम्युनिटी रिजर्व। ओके, ना इस आईयूसीएन से याद रखो, आईयूसीएन क्या है, यूएन यूनाइटेड नेशन की बॉडी तो नहीं है, सबसे पहले ये याद रखो। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुई थी, और फिर ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? डेटा रिसर्च और ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है यूएन में। यूएन की कोई बॉडी नहीं है, बट यूएन का क्या है, एक ऑब्जर्विंग स्टेटस है, ठीक है। फिर इसका रोल क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इन दोनों को इस्टेब्लिश करने में, इन दोनों की नींव रखने में इसका रोल है, ठीक है। और इंडिया इसका कब से मेंबर है? 1969 से। ये जो फैक्ट्स हैं ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डेट, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा चौथा ये, ठीक है। फिर बॉडी नहीं है बट ऑब्जर्वे स्टेटस है, ओके। इसके अलावा आईयूसीएन एक हमारी एक रेड डेटा बुक, आपने सुना होगा, रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। उस रेड डेटा बुक का काम क्या होता है, इसे आप रेड लिस्ट कैटेगरी भी कह सकते हो। उसका काम ये बेसिकली वो एंडेमिक स्पीशीज़ की लिस्ट होती है उसमें, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो खतरे में है, विलुप्तीकरण में है, ख़त्म होने वाली है, ऐसी लिस्ट। फिर उसमें थ्रेटेड स्पीशी की लिस्ट भी हो सकती है ऑब्वियसली, यानी कि स्पीशीज़ की लिस्ट होती है। बट क्या वो प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट होती है, नेशनल पार्क्स कितने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था कि आईयूसीएन में कौन सी लिस्ट होती है, प्रोटेक्टेड एरिया वाली होती है? नहीं। थ्रेटेंड की होती है? यस। एंडेमिक स्पीशी की होती है? नहीं। किसकी होती है? थ्रेटेंड। अब आपने उस समय जब मैंने फर्स्ट डे दिया था तो आपको पता होगा एंडेमिक स्पीशी क्या होती है, ओके। नहीं पता या भूल गए तो रिवाइज करो, और नहीं देखा ध्यान से तो फिर से देखो, ओके। सो टोटल इसमें 9 कैटेगरीज हैं, 3
देन 3 और देन 3। ठीक है, पहला है एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से उसे अंडरलाइन कर लेना है, याद रख लो। एक्सटिंक्ट, जिसे EX कह सकते हो। एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज़ होती हैं, वो जातियाँ होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। उन्हें कब कहेंगे? जब वो 50 साल से अपनी अपने एड्रेस में, अपने घर में, अपने हैबिटेट में नहीं पाई गई। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या है? ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब अब वो अपने हैबिटेट में तो नहीं, अपने घर में नहीं है, पर वो जू में देखी जा सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज़ करो एक कोई जानवर है, ठीक है, ये इंसान है, ये अलग ही प्रकार का इंसान है, एलियन है, ये अब अपने घर में नहीं मिलता पर पड़ोसी के घर में मिलता है, तो इससे कह सकता हूँ ये अपने घर में एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, सो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जू में मिलता है, नेशनल इधर उधर मिल जाएगा, बट हैबिटेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक अलग लिस्ट आती है, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब ये कुछ 4-5 चीज़ें ये हमारे लिए काम की हो जाती हैं। सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड को देखते हैं। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये विलुप्तिकरण की हाईएस्ट रिस्क पर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि अभी एक्सटिंक्ट हो ही नहीं है, बट होने की सबसे पास वाली कैटेगरी में यही आती है। ठीक है, और इसकी क्या संभावना है? तो याद रखना, इसकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी वो पिछले 10 सालों में 90% से ऊपर ख़त्म हो चुकी है। मतलब पहले अगर 100 स्पीशी थी तो अब सिर्फ 10 बची हैं। ठीक है, यह कह लो या तो 90% ख़त्म हुई या फिर 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई 10 सालों में। ठीक है, अब जो टोटल नंबर बचा वो पिछले 3 सालों का 25% बचा, सॉरी 25% डिक्लाइन हुआ, या फिर सिर्फ 250 के आसपास रह गई हैं। ठीक है, फिर इंडेंजर्ड 70% डिक्लाइन 10 साल में, या फिर 250 से कम, 2500 से कम रह गई हैं। ठीक है, या फिर पिछले 5 सालों में उनका 20% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, सो ये दो एक साथ कैटेगरी हैं और ये अलग कैटेगरी है। या तो 70% डिक्लाइन हुआ हो 10 साल में, या फिर पिछले 5 सालों में 20% डिक्लाइन हुआ हो, और साथ ही साथ अब जो पॉपुलेशन है वो 2500 से भी कम बची है। वल्नरेबल की बात करो, सो वल्नरेबल में बेसिकली पिछले 10 साल में 50% डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। फिर आती है नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, फिर डेटा डेफिशिएंट और नॉट एवेल्यूएटेड। ये 6 की 6 जो नाम है ना, वो आपको रटे होने चाहिए। पूछ ही लेगा, आराम से पूछेगा। ओके, कभी का क्वेश्चन नहीं बना देगा कौन से हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा थ्रेटेंड स्पीशी कैसे कहेंगे? तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, जो इंडेंजर्ड होगा और जो वल्नरेबल होगा, ये तीनों कौन सी हैं? ये थ्रेटेंड स्पीशी हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यूपीएससी में पूछा गया था, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, नाउ जब भी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल किया जाता है। ठीक है, वेदर वो प्रोटेक्टेड एरिया में फाउंड हो या फिर उसके बाहर हो। सपोज़ करो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, उसको अगर हमने एक कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया कि मान लो कैटेगरी इंडेंजर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो वो चाहे अब वो इंडिया में पाई जाए, इंडिया की गंगा में पाई जाए, ठीक है, या फिर वो तैर के चंबल यमुना कहीं पहुंच जाए, वो रहेगी तो इंडेंजर्ड ही। ज़रूरी नहीं कि वो नेशनल पार्क में पाई जाए, अपने हैबिटेट में पाई जाए तभी उसे प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये PYQ था। ओके, नाउ IUCN की जो मैं कैटेगरीज़ की बात कर रहा था, ऐसी 6 कैटेगरीज़ है। ठीक है, 7 कैटेगरीज है, सॉरी, 1A 1B 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कैटेगरीज में से 4 कैटेगरी हमारे काम की हैं जो इंडिया में फॉलो होती हैं, बाकी सब इंडिया में फॉलो नहीं होती हैं। ठीक है, ओके, सो कैटेगरी 2 जो है वो उसमें नेशनल पार्क्स आपको भी देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी 4 में आपको हैबिटेट स्पीशी मैनेजमेंट एरिया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हो। कैटेगरी 5 में आपको प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप एरिया कहते हो, या फिर इंडिया में उसे कंजर्वेशन रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। कैटेगरी 6 में आपको एरिया विद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स मिल जाएगा, जिससे आप कम्युनिटी रिजर्व कह सकते हो या फिर
CR जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। सो इंडिया में ये चारों ही होती हैं बस। इसके अलावा हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसके अंडर आता है नेशनल पार्क्स, एंड इसी के अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर नेशनल पार्क्स भी आएंगे, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आएंगी, ओके। और जो नेशनल पार्क्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकती है, दोनों बना सकती है, ठीक है। इसको मैनेज, कंट्रोल और मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन दोनों को किसकी है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की है, ठीक है, याद रखना। और इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होंगी या नेशनल पार्क जो होंगे, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उस एरिया को ऑल्टर करने की जो पावर होगी वो होगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास, जिसके खुद हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा PCS से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में 1796 में बनी थी। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। नेशनल पार्क में कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं? 1.33% एरिया कवर करते हैं इंडिया का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना करती है? 3.72% करती है इंडिया का, याद रखना। ओवरऑल प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो 5.59% कवर करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क एज वेल, ठीक है। बट नेशनल पार्क्स को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हमने देखा कि भैया कैटेगरी 2 थी, कैटेगरी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 3 तो हमारे काम की नहीं है, खैर, ओके। 2, 4, 5, 6, तो 6 कैटेगरी वाली है ना, उसको मैं आगे जाके 5 कैटेगरी वाली बना सकता हूँ। 5 वाली को मैं 4 बना सकता हूँ, 4 वाली को 2 बना सकता हूँ, 2 वाली को 2 तो मैक्सिमम है, ठीक है, इंडिया के लिए। बट 2 वाली को मैं 4 नहीं बना सकता। मतलब जो नेशनल पार्क बन चुका है वो बाद में जाके बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बन सकता, ठीक है। बट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्पीशीज़ को मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है, ओके। ऐसे ही आप देखोगे, क्योंकि 2 नेशनल पार्क्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मान लो, ठीक है। जैसे मान लो ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क 1, ये नेशनल पार्क है 2, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लो, ओके, गया NP1, NP2, ये 2 हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एरिया होगा ना, ये जो इधर का एरिया है, इसे कहते हैं बफर जोन, ठीक है, या फिर इसे कॉरिडोर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसी बफर जोन है, इसी कॉरिडोर को अगर सरकार प्रोटेक्ट करती है तो उसे हम कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। और इसी बफर जोन को, ये जो बीच का रास्ता था, ठीक है, इसको इसको अगर लोकल हमारी जनसंख्या, लोकल आदमी मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ये कैटेगरी 6 में आती है, ठीक है। इसीलिए ये जो दोनों हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नहीं आते हैं, याद रखना। किस में नहीं आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नहीं आते हैं, बट बाद में इसका संशोधन करके 1972 वाले की जगह 2002 वाला एक अमेंडमेंट आया था। सो अगर पूछे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं? नहीं। 2002 के अंदर आते हैं? यस। ध्यान से सुनना, नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात, सॉरी, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करता हूँ तो इस बात को ध्यान रखना कि दोनों 1972 वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। बट वही मैं कैटेगरी 5 एंड 6 की बात करता हूँ, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहा हूँ, तो ये 2002 वाले एक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में और भीमगोड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, ओके। इन दोनों के बीच में तिलरई कम्युनिटी रिजर्व है जो कि कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेंटेन करती है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ ये गोवा में है, ये कर्नाटका में है,
और बीच वाला एरिया कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, हमने अभी देखा कैटेगरी 5 में आता है, ठीक है, जैसे कि तिलनई, तिलरी। सो बायोस्फीयर रिजर्व में को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, सो बिल्कुल जो बीच वाला एरिया होगा, ये बीच कह लो, ऐसा भी नहीं है, बीच भी, जैसे मान लो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, सपोज करो ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया क्या हो गया? ये मान लो हो गया हमारा कोर जोन, ठीक है। मान लो ये आसपास का जो एरिया बचा, ये क्या हो गया? बफर जोन। बाकी सब क्या है? ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। कोर जोन वो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेंटर ऑफ एंडेमिज्म होता है या हैबिटेट होता है। मतलब ये जो एरिया है ना, यहीं पर आपके शेर का घर होगा या फिर हैबिटेट होगा। शेर एग्जाम्पल है, किसी भी जानवर का हैबिटेट जो होगा वो इसी एरिया में होगा। वो बफर जोन में नहीं हो सकता, वो ट्रांजिशन जोन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्योंकि सब यहीं पर जानवर है, मान लो शेर है, तो शेर का घर यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, ठीक है। मानव की कोई गतिविधि अलाउड नहीं होगी, खेती नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। बट बफर जोन में हाँ कर सकते हो। बफर जोन में आपका टूरिज्म भी अलाउड होता है, ट्राइबल लोग भी अलाउड होते हैं। आप जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपने गाय भैंसों को चारा भी खिला सकते हैं घुमा के, ठीक है। ये सब अलाउड है। बट क्या वो यहाँ पर इसके इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं? नहीं, यानी कि वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। वही जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन में जो खेती बाड़ी अलाउड है, ठीक है। सो यहीं पर इसी से रिलेटेड आप एक और चीज़ देखोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मान लो किसी पे रिसर्च करनी है, तो रिसर्च हर जगह अलाउड है। ये जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, ये उसका सिंबल है, ठीक है, ये वाला। सो ये तीनों जगह अलाउड है। बट टूरिज्म एंड ट्रैवल जो है वो सिर्फ 2 जगह अलाउड है, और एग्रीकल्चर सिर्फ लास्ट वाले में अलाउड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, जैसे यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक प्रोग्राम है, ओके। साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इसी का पार्ट है, यूनेस्को के एमएबी में। फिर इट्स इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, और 1971 में यूनेस्को ने लॉन्च करा था इसे, ठीक है। अब जो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतने काम के नहीं है, कम फॉर द सेक ऑफ यूपीपीसीएस और आरओ। हाँ, यूपीएससी होता तो शायद हम याद करते, बट इसमें इतना ज़्यादा काम का नहीं है। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हमें लोकेशन वाइज ध्यान रखना है, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको 2 इंजर्ड स्पीशी की मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी? नीलगिरी तहर, ठीक है, इसकी स्पीशी देखना, और लायन टेल मकाओ, इन दोनों की स्पीशी देखना। और 80% फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स में आपको नीलगिरी तहर में ही, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेंगे, ठीक है। सो ये तो आपको याद हो जाएगा, नीलगिरी तहर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बट लायन टेल्ड मकाओ याद रखना। अब जैसे कि मान लो ये है चीज़, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत साउथ, ये मान लो एक सेकेंड, ये मान लो नीलगिरी, ठीक है, एंड ये रहा वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये जंगल ही तो है पूरा, जस्ट सपोज करो ये जंगल ही तो है। कल को अगर वो बोलता है कि नीलगिरी तहर या लायन टेल्ड मकाओ की जो पॉपुलेशन है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी, वो आपको थोड़ी बहुत तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, वो आपको थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि वो पूरा एक प्रॉपर जंगल है। अब जो इंसानों के कानून होते हैं कि भाई ये तेरा घर, ये मेरा घर, वैसा जंगल में नहीं चलता। जंगल का अपना अलग कानून है, ठीक है। सो कोई जानवर अगर यहाँ पर है तो कल को वो यहाँ जा सकता है, परसों वो यहाँ जा सकता है, ठीक है। सो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल पार्क्स में ही बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, सो
इससे रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि मधुमलाई एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क्स ऑफ तमिलनाडु, नागार्जुन कोंडा एंड बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑफ केरला। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करूँ तो तमिलनाडु का सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केरला की वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कारिमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों। ठीक है। फिर एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं, ये कोरमंडल कोस्ट में मिल जाएगा। इट इज़ रिलेटेड टू राम सेतु और बेसिकली ये वाला रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है ये पूरा श्रीलंका के साथ यहाँ पर है। ठीक है। सो ये रिवर्स ओवर से याद मत रखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस लोकेशन याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुरा वाइल्ड नेशनल पार्क के पास ही है। सो पंचमढ़ी कहाँ होगा, धूपगढ़ के पास। सो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुरा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। बेसिकली आज वाले वीडियो में के बाद आप याद रख लोगे इसे। अचानक मारा अचानक मारा अमरकंटक, ठीक है, ये नर्मदा रिवर के पास है। ठीक है, ये भी वहाँ पर वहीं पर है मध्य प्रदेश में। फिर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इससे आसपास क्या क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे अलग अलग नेशनल पार्क है। बेसिकली बस नाम याद रख लो, हल्का हल्का लोकेशन याद हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिहांग दिबांग, सो मैंने आर मोंक D1 D2 आपको बताया ही था। ठीक है, दिब्रू साहिबगंज, ठीक है, वही सब उसी के आसपास का रीजन है। ठीक है, नाउ दिब्रू साहिबगंज अगेन आ गया। ठीक है, सिमलीपाल, ठीक है, हमने सिमलीपाल करा था, कहाँ पर करा था, उड़ीसा में करा था। ओके, नाउ इसके अलावा अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जो रीजन है जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो नहीं याद करना है तो नहीं याद करना है। ठीक है, और अभी इस समय ये एक्स्ट्रा जो है उसको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें सो होता क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम की एक NGO है। देखो, सबसे पहले थंब रूल याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है लास्ट में अगर इंटरनेशनल लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो भी है, सो वो ज़्यादातर क्या होगा, NGO ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। सो कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक NGO है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसी के द्वारा दिए गए हैं। तो 36 एरियाज़ हैं वर्ल्ड में जिसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करता है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट दिया था वो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था 1988 में। ठीक है, और ये रीजन क्या होता है, ये हॉटस्पॉट क्या है, मतलब जहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है आपको, जैव विविधता जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वही है रीजन। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है इसके लिए, सो बेसिकली कंडीशन ये है 1500 मिनिमम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक स्पीशी होनी चाहिए। मतलब 1500 ऐसे पौधे होने चाहिए जो सिर्फ उसी जगह मिले। ठीक है, और 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ दुनिया का सबसे बड़ा 5 कंट्रियों से निकलने वाला इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम क्या है, मूरा, द्रावा, डेन्यूब रिवर। ये तीनों नदियों के नाम हैं, मूरा, द्रावा, डेन्यूब। ठीक है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, सर्बिया, इन 5 कंट्री से मिलकर निकलते हैं। जब मैं वर्ल्ड मैपिंग करवाऊँगा ज्योग्राफी में, तब हम इन कंट्रीज़ के नाम याद रखेंगे तो वहीं से ये सब याद हो जाएगा। सो दिस एरिया ऑफ यूरोप इज़ ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ यूरोप, याद रखना। ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या होता है इसके अलावा, एरिया जहाँ पर ज़्यादा एंडेमिज्म और ज़्यादा स्पीशी रिचनेस है। इसके 5 फैक्टर होते हैं, एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक वर्टिब्रेट, एंडेमिक प्लांट एरिया रेशियो, एंडेमिक वर्टिब्रेट और एरिया अपॉन एरिया रेशियो, और रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन जो होती है एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लो। ठीक है, और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट वर्ल्ड में कितने हैं, 8। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, 36। इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, हिमालय, इंडो बर्मा,
वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। बेसिकली सुंडालैंड हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ये वाला रीजन आ जाता है, इन सब को मिला के हम सुंडालैंड बोलते हैं। तो इंडिया का सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है, लगता है। ओके नाउ इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? सो बेसिकली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं। अराउंड इसमें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं और इसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, इसी को इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स भी कहते हैं हम आसान भाषा में। इसी को इको सेंसिटिव जोन कह लो या फिर कठिन लगे तो इसे इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन भी कह सकते हो। इसको नोटिफाई कौन करता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करेगा। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसके आसपास का जो जोन होगा उसे इको सेंसिटिव जोन कहेंगे। ठीक है, ताकि जैसे मान लो ये आपका हो गया प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास का जो रीजन हो गया वो क्या हो गया आपका इको फ्रेजाइल जोन। अब मान लो वहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन है, सब कुछ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो ये जो बाहर का रीजन होगा ना, ये एज अ बफर काम करेगा, एज अ शॉक ऑब्जर्वर काम करेगा। ठीक है, सो इको फ्रेजाइल जो होते हैं दे आर अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, यानी कि जो इको फ्रेजाइल जोन्स हैं या इको सेंसिटिव जोन्स हैं ये उस एक्ट में तो आते हैं। ठीक है, 1986 वाले एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, बट 1986 एक्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा इको सेंसिटिव जोन्स और ये सब। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो सिंपल है, ये बन गई हमारी किताब, आज हमारी रेडी हो गई। ये मान लो एक्ट है हमारा, कोई भी मैंने आज बना दिया। ठीक है, ISPC एस्पिरेंट्स एक्ट है ये। अब मान लो इसमें मैं संशोधन कर दूं, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि इसका जो देख रेख होगी वो सब इसके अंडर होगी। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर कह सकता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, तो कहने को तो ये इसके अंदर आ गया पर उसके अंदर तो नहीं लिखा ना। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर अब आते हैं नेशनल पार्क जो कि आपको याद रखने हैं, स्टार्टिंग विद जम्मू एंड कश्मीर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर सलीम अली, फिर डाचीगम या किश्तवाड़ नेशनल पार्क। लद्दाख में आपको हेमिस नेशनल पार्क मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको डायनासोर, ओमकारेश्वर वन विहार, सतपुरा, कान्हा, माधव, कूनो, पन्ना, संजय गांधी, फिर पेंच, पेंच का दूसरा नाम है इंद्र प्रियदर्शनी, फिर मांडला प्लांट फॉसिल। ठीक है, सो प्लांट फॉसिल, फॉसिल वही तो होते हैं जो विलुप्त हो गए, उनकी हड्डियाँ, जीव कंकाल बचा है। ऐसे ही डायनासोर, डायनासोर भी विलुप्त हो गए। सो दोनों कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, सतपुरा हम याद कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो हम याद कर लेंगे पीक कहाँ है सतपुरा। कान्हा, माधव दोनों ही श्री कृष्ण के ही नाम है तो दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सो इस तरीके से करो, कुछ कुछ कनेक्ट करके करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना मुर्गावनी, ठीक है, महावीरा हरिना वनस्थली, कवल, अमरावती, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पप्पी कोंडा, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ओके, ये थोड़ा ये हो गया, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई आपको यहाँ। एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ। ओके, सो नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क जो है वो दोनों स्टेट्स को कवर करता है, मतलब बाउंड्री पे होता है। ठीक है, फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में गोइंडी, मधुमलई, मुकुर्ती, अन्नमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुत्तूर, कलक्कड़ मुदनथुरई। सो ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे पप्पी कोंडा, सो आपने वो देखी होगी बॉली मूवी, उसका नाम था पुष्पा। ठीक है, सो कोंडा रेड्डी था, सो कोंडा ऐसे याद रख लो, कोंडा रेड्डी। ठीक है, याद हो गया। अब इसकी अपोजिट पार्टी क्या हो गई? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको श्रीवल्ली मिल गई, श्रीविल्लीपुत्तूर, श्रीवल्ली, श्रीविल्लीपुत्तूर। ठीक है, सो अन्नमलई, अन्नमलई आपको आप जानते हो बीजेपी का एक चेहरा है तमिलनाडु में जो कि एक्स IPS ऑफिसर है, जो पॉलिटिशियंस बन चुके हैं। अन्नमलई तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ऐसे याद रख लो। केरला, केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी शोला, एराविकुलम शोला, पंपदम शोला, मैथीकट्टन शोला और पेरियार। तो जितने भी शोला है ना, शोला, ये सब कहाँ मिलेंगे?
केरला, ठीक है, याद रखना। अब ज़रूरी नहीं है वो शोला लिख दे, क्या पता वो अनाईमुड़ी ही लिखे, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है। सो कंफ्यूज नहीं होना, अल्लामनाई अलग है, अनाईमुड़ी अलग है। कर्नाटका में आंची ददेली या फिर काली नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, बेलीगुड़ी एंड रंगास्वामी टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में सिंगलीला, न्योरावली, गोरुमारा, जलदापरा, बक्सा, सुंदरबन। सो सुंदरबन तो आपको याद होगा ही, बेसिक है। बक्सा बॉक्सिंग करी, किसको मारने के लिए, गोरू को मारने के लिए बॉक्सिंग करी, ठीक है। जलदापरा यानी पानी पिला पिला के बॉक्सिंग मारी, मतलब होता ना बहुत मारूंगा तुझे, तो पानी पिला के मारा, ए ने बी को पानी पिला पिला के मारा, तो जलदापरा जल पिला के मारा, बॉक्सा बॉक्सिंग करी, गोरू मारा, ठीक है। अब न्योरावैली सिंगलीला, सो नोरा ने सिंग किया, गाना गाया, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ मिलते हैं, सैडल, पीक, बटन, ठीक है, बटन करके मिडिल बटन, साउथ बटन, ये सब है। सो बट ये की टर्म याद रख लेना। फिर रानी झांसी नेशनल पार्क है, माउंट हेरियर या फिर मणिपुर नेशनल पार्क। सो गलती से भी मणिपुर नेशनल पार्क को मणिपुर में मत लगा देना, मणिपुर नेशनल पार्क इज इन अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जैसे कि हमने मरीन नेशनल पार्क देखा था, कहाँ पर था, गुजरात में था, बट महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। कैंपेबल बे नेशनल पार्क, देन गलेठिया नेशनल पार्क, ओके। गोवा में आपको मोलेम मिल जाएगा, या भगवान महावीर है इसका दूसरा नाम है। अब आते हैं कन्वेंशंस पर, ओके। सो कमिंग टू द कन्वेंशंस, अब बात करते हैं सबसे पहले पॉल्यूटेंट्स की। हमने 2 कन्वेंशंस पहले ही कर लिए थे, क्लाइमेट चेंज और ओजोन से रिलेटेड। पॉल्यूटेंट्स की बात करें, सो इसमें ऐसा कुछ क्रोनोलॉजी नहीं है, जैसा हमने अभी लास्ट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशंस में देखा था। तो जस्ट जो है वो है, उसे ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 में हुई थी, आपको याद होगा, उससे रिलेटेड एक बॉडी बनी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बट स्टॉकहोम कन्वेंशन जो होता है 2004 में होगा, ठीक है, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है, ये यूएन ट्रीटी के अंडर आता है, और फॉर किसके लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है, ठीक है। वो ऐसे प्रदूषण तत्व, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो वातावरण में बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। एग्जाम्पल एल्ड्रिन, डेल्ड्रिन, सो ड्रिन ड्रिन करके जितने भी है ना, वो पीओपीज आते हैं, एंड डीडीटी भी एक उसमें से एक है, ठीक है। बासेल कन्वेंशन कब हुआ, 1989 में हुआ। इसमें क्या है, बेसिकली प्रायर कंसेंट अप्रूवल है फॉर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। मतलब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्या करे, आज जितना भी कचरा वचरा है पाकिस्तान में डाल दे, इंडिया चाइना में डाल दे, इंडिया नेपाल में डाल दे, बट ऐसा कर सकता है कि इंडिया नहीं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसे पाकिस्तान से परमिशन तो लेनी पड़ेगी भैया, या परमिशन दो कि मुझे आपके यहाँ कचरा डालना है। सो बासेल कन्वेंशन के बाद ही क्या आया, 1989 में ये प्रायर कंसेंट अप्रूवल आया। पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, बिकॉज उससे पहले क्या हो रहा था, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, खास करके ये जो ब्राज़ील के आसपास का जो एरिया है, चिले वाला, यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा था, ठीक है। जहाँ पर लोग आते थे, यूएसए जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, वो अपना कचरा डंप करके चले जाते थे चिले में, इन सब रीजन्स में। सो वहीं से आया बासेल कन्वेंशन कि आपको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। और एक एक्सेप्शन देखो, रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर बात होगी तो वहाँ पर कंसेंट भी काम नहीं करेगी, वहाँ पर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप नहीं किया जा सकता। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ 1998 में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और एफएओ दोनों ने मिलकर करवाया। इसमें भी प्रायर कंसेंट अप्रूवल है एंड नॉलेज एक्सचेंज है इन केस ऑफ हैजार्डस केमिकल। मीनामाटा 2013 मरकरी इफेक्ट से रिलेटेड था। मारपोल कन्वेंशन, सो मार मतलब मरीन, पोल मतलब पॉल्यूशन, सो किसके लिए है, जहाज़ों से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, 1973 में हुआ। इंडिया इसका पार्ट है, यस है। और देखो जो भी मरीन से रिलेटेड होगा, मरीन मतलब समुद्र, समुद्र से रिलेटेड कौन होगा, तो समुद्र वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वही बात करते हैं तो सेम चीज़ है। डंपिंग वंपिंग, जो डंपिंग क्या होता है, मतलब शिप्स से गया कचरा बाहर फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में कोई कचरा डाल दिया तो कोई देख थोड़े ना रहा है, तो उसको भी कोई मॉनिटर करने वाले चाहिए।
उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? आईएमओ कर रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ऐसे ही लंदन डंपिंग कन्वेंशन आया, वो 1975 में आया था, इसी के 2 साल बाद। ठीक है, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली लंदन के आसपास की जगह के लिए, तो इंडिया का इससे कोई लेना देना है नहीं, पहली बात। और वापस से ये पानी से रिलेटेड है, मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है, सो आईएमओ इसमें इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल की, 1999। इसको मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को रोकने के लिए करा था, जैसे कि एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, इन सब को इन्होंने रोकने के लिए करा था। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, इनको हम देखेंगे जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सो कार्टेगिना प्रोटोकॉल, ठीक है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट है कार्टेगिना प्रोटोकॉल। बट उससे पहले याद रखो 1992 में हमने देखा था अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट में हुआ था उसमें 1983 में कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ। इसी के अंदर जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक था सीबीडी के लिए, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में सीबीडी था, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1993 में आया। इस 1993 के बाद ही 2003 में क्या हुआ, कार्टेगिना प्रोटोकॉल आया। उस कार्टेगिना प्रोटोकॉल का ही एक नतीजा है कि 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आया। ठीक है, हम आते हैं कार्टेगिना प्रोटोकॉल पे। फॉर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने देखा होगा बीटी कॉटन, ठीक है, रुई कॉटन की एक वैरायटी को जिससे हल्का सा उसमें जीन्स में चेंज कर दिए, तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कन्वेंशन, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टेगिना प्रोटोकॉल था। उसके बाद उसी के COP10 के परिणाम था कि नगोया प्रोटोकॉल आया। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल जो आया वो आईची टारगेट्स के लिए आया। आईची टारगेट जो होते हैं वो 5 टारगेट्स हैं रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, नगोया नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में आया, उसने 2010 को एज अ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर डिक्लेयर कर दिया, और 2011 से 20 वाले को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डेकेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दशक। इसी में अगर हम देखते हैं साइट्स, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। बेसिकली जो भी खरीद फरोख्त होती है किसी भी जानवर की या पौधे की, ठीक है, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ही है, 1973। ठीक है, इसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं दूसरे नाम से। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, आपने देखा होगा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में कोई स्पीशी है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, कोई साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है। अपेंडिक्स 1 मतलब कैटेगरी 1 में क्या है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो नष्ट होने के कगार पर है, एक्सटिंक्शन के डेंजर पे है, उसका कॉमर्शियली यूज़ प्रोहिबिट कर दिया है। ठीक है, मतलब पैसे से ना खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे कि एक सिंग वाला गेंडा, जैसे कि शेर, इंडिया में उसे ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी कैटेगरी में वो स्पीशी आती हैं जो खतरे में नहीं है, पर अगर उसको देखभाल नहीं करा सही से तो आने वाले समय में वो पक्का खतरे में आ सकती है। ठीक है, और इसीलिए उसका जो ट्रेड है, खरीद फरोख्त है, उसको हम परमिट के थ्रू करते हैं, मतलब आपको पहले परमिशन चाहिए। तीसरा है थर्ड कैटेगरी, Annex 3। उसमें कोई भी ऐसी स्पीशी जो किसी भी एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, तो आप कहोगे भाई ऐसे तो सब हो सकती हैं, तो नहीं, एग्जांपल दो। एग्जांपल है चूहा, माउस, ये वर्मिन होता है। ठीक है, एग्जांपल है आपका एंट्स, चींटियाँ। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं बेसिकली। ये कुछ ऐसी स्पीशी हैं जो कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो कैटेगरी 3 में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आते हैं बॉर्न कन्वेंशन पर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी। मान लो कोई, जैसे कि आपने साइबेरियन क्रेन सुना होगा, ठीक है, ये राजस्थान में उड़ के आती है। ठीक है, ये जो आती है साइबेरियन क्रेन कहाँ पर से आती है, जैसे कि इंडिया है हमारा, ओके, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है,
मान लो ये हमारा इंडिया है, पैरा भारत, ये तिब्बत, ठीक है, ये साइबेरिया वाला रीजन है, रशिया के आसपास, मंगोलिया के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से उड़ के आती है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। सो ऐसी स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, या फिर आपने गैलापागोस आइलैंड वाला एग्जांपल देखा होगा, वो टर्टल आते हैं इंडिया के उड़ीसा में, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। सो ऐसी स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनको कंजर्व करने के लिए बॉर्न कन्वेंशन आया, इसका इंडिया ने पार्टिसिपेट है, यस, ठीक है। और ये ऐसी स्पीशीज़ को कंजर्व करने वाला अकेला कन्वेंशन है, याद रखना। फिर इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, इसका भी इंडिया पार्टिसिपेट है। ये क्या है? बेसिकली प्लांट की जेनेटिक रिसोर्स के लिए, फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये एक अलग एक ही ट्रीटी है। मतलब प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स का जन्म कैसे होता है? सीड से होता है, बीजों से होता है, उन बीजों को कंजर्व करना है, ठीक है। इसी हमने देखा था 1993 में CBD आया। CBD बेसिकली क्या है? लीगली बाइंडिंग है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ हो और बायोडाइवर्सिटी का इक्विटेबल शेयर हो, सबका इक्वल हक हो, समान हक हो। सो इस समान हक के साथ एक समान यात्रा ख़त्म होती है, जहाँ पर हमने Day 3 के जो भी कंटेंट है उसको हमने देख लिया। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ट्रस्ट मी, आपने Day 1 कवर कर लिया, Day 2 कवर कर लिया, Day 3 कवर कर लिया, ठीक है। इन 3 दिनों में आपने काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है, ट्रस्ट करना मुझ पे। इस हफ्ते के एंड तक इन्वायरमेंट में जो शायद अगर आप खुद से करते या फिर अगर अलग से ही कोई कोचिंग वोचिंग करते, क्लास करते, जो शायद वो 10-15 दिन में चीज़ें हो पाती, अगर आपने सारे टारगेट्स जो मैं कर रहा हूँ वो सारे टारगेट्स कर लिए हैं, तो यकीन मानना इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एंड उस पर भी हम रुकेंगे नहीं। मैं एटलीस्ट मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, जो मैं एक PDF दे रहा हूँ उसके हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उस नोट्स के अलावा और भी कुछ बनेगा तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी नंबर फालतू का, अगर इजी सब्जेक्ट है, इस फालतू के सब्जेक्ट से एक भी नंबर इधर उधर जाना नहीं चाहिए, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और हाँ, मेरा एक छोटा सा काम कर देना, काम बेसिकली कुछ नहीं है। आई वांट कि अगर जो मैं ये प्रोग्राम जो भी चलाने वाला हूँ, ये बेसिकली इसका बेनिफिट जो हो, ठीक है, वो सबको हो। इस बेनिफिट के लिए मैं चाहता हूँ आप इस कंटेंट के लिए आपका कोई ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, या फिर कोई भी फ्रेंड हो, उसे रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले टारगेट्स के साथ। जय हिंद।